राजपथ पर पूरी दुनिया ने भारत के लोकतंत्र की कल ताकत देखी और इसकी रक्षा करने वाली तीनों सेनाओं का शौर्य भी देखा। फ्रांस से लिया राफेल देखा तो स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भी देखा, लेकिन भविष्य की एक बड़ी ताकत यहां नहीं दिखाई गई। उसका प्रदर्शन किया जाएगा 29 जनवरी की शाम, जब गणतंत्र दिवस समारोह का समापन बीटिंग द रिट्रीट के साथ होगा। तब दुनिया देखेगी कि भविष्य की जंग के लिए भारत की ये नई तैयारी क्या है और कितनी शक्तिशाली है, कितनी हाईटेक है और किस तरह के फ्यूचर वॉर्स का रुख मोड़ने वाली है। इस दिन 1000 ड्रोन एक साथ मिलकर दिखाएंगे कि स्वॉर्म ड्रोन्स की तकनीक में भारत कहां तक पहुंच गया है। राष्ट्रपति भवन के पास आसमान में ये जो तस्वीरें आपने देखी, ये बेहद खास तस्वीरें हैं, क्योंकि इन्हें ड्रोन के जरिए बनाया गया है। तस्वीरें इसीलिए हैरान करने वाली हैं, क्योंकि 1000 ड्रोन्स ने एक साथ मिलकर इस हैरतअंगेज कारनामे को अंजाम दिया है। इस तकनीक को स्वॉर्म ड्रोन तकनीक कहा जाता है। गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार ये स्वॉर्म ड्रोन्स भी हिस्सा ले रहे हैं। 1000 ड्रोन्स एक साथ मिलकर 29 जनवरी की बीटिंग द रिट्रीट को हाईटेक बनाएंगे। सबसे खास बात यह है कि स्वॉर्म ड्रोन्स मेड इन इंडिया हैं। फिलहाल तो ये लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन इनकी क्षमताएं इससे कहीं ज्यादा हैं। स्वॉर्म ड्रोन्स की तकनीक भविष्य में होने वाली लड़ाइयों में बेहद अहम भूमिका निभाने वाली है। मौजूदा कॉम्बैट ड्रोन्स की क्षमताओं के मुकाबले इसकी क्षमता कहीं ज्यादा होने वाली है। फिलहाल ड्रोन्स किस तरह जंग के मैदान में भारी तबाही मचा रहे हैं, इसका उदाहरण दुनिया अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में देख रही है। हाल ही में पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह अजरबैजान ने अपने ड्रोन्स के जरिए आर्मेनिया को लड़ाई में हरा दिया। सुसाइड ड्रोन्स की मदद से उसने आर्मेनिया के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और मिसाइल सिस्टम्स को तबाह कर दिया। एक तरह से ड्रोन्स की मदद से अजरबैजान ने आर्मेनिया की सेना की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी, जिसकी वजह से उन्हें जंग में हार का सामना करना पड़ा। वैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल दुनिया भर की सेनाएं पिछले कई सालों से कर रही हैं। ऐसे कई काम हैं जहां पर किसी इंसान को भेजना खतरनाक हो सकता है, वहां पर ये ड्रोन्स बेहद आसानी से काम को अंजाम दे देते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकियों के खिलाफ अमेरिकी सेना ने अपने कॉम्बैट ड्रोन्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। हालांकि ड्रोन्स सिर्फ हमला करने के लिए ही नहीं होते हैं। दुनिया भर की सेनाएं अलग अलग कामों के लिए खास तौर से बने ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही हैं। इनमें मुख्य तौर पर अटैक ड्रोन्स, सर्वेलेंस ड्रोन्स, रिकॉन ड्रोन्स, स्पाई ड्रोन्स, जीपीएस ड्रोन्स और टैक्टिकल ड्रोन्स शामिल हैं। लेकिन ड्रोन वॉरफेयर की तकनीक स्वॉर्म ड्रोन्स के आने के बाद बिल्कुल बदल जाने वाली है, क्योंकि इनमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। एआई की वजह से ये इतने सक्षम हो जाएंगे कि हमला कब करना है, कहां करना है और कैसे करना है, इसका फैसला खुद ड्रोन करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इन स्वॉर्म ड्रोन्स को बहुत ज्यादा समझदार बना देगी। धीरे धीरे ये इतने ज्यादा समझदार हो जाएंगे कि खुद ही खतरे को भांप लेंगे। ये पता लगा लेंगे कि खतरा कितना बड़ा है और हालात के हिसाब से किस तरह की जवाबी कार्रवाई करनी है। इसका फैसला भी स्वॉर्म ड्रोन्स खुद ही कर सकेंगे। भविष्य में ये तकनीक इतनी ज्यादा हाईटेक हो जाएगी कि आतंकियों की पहचान करनी हो, अपराधियों को मौका वारदात पर ही घेर लेना हो या फिर इनका एनकाउंटर करना हो, ये सारे काम ये खुद ब खुद कर लेंगे। सुनने में ये बातें आपको फिल्मी लग रही होंगी, लेकिन आने वाले कुछ साल में ये मुमकिन होने वाला है। अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल सहित भारत और दुनिया के कई देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मिलिट्री ड्रोन सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जिनके जरिए नामुमकिन काम को भी मुमकिन बनाया जा सकेगा। अभी तो कुछ 100 या कुछ 1000 ड्रोन्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में इनकी संख्या एक साथ मिलकर काम करने वाली लाखों हो सकती है। युद्ध के बड़े से बड़े मैदान में एक साथ लाखों स्वॉर्म ड्रोन्स मिलकर तबाही मचा सकते हैं। स्वॉर्म ड्रोन्स को क्यों भविष्य का हाईटेक वेपन सिस्टम कहा जाता है, इसे जानने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि स्वॉर्म ड्रोन्स आखिर होते क्या हैं। इसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों ड्रोन्स मिलकर काम करते हैं।
सैकड़ों की संख्या में मिलकर मिशन को अंजाम देना ही ड्रोन स्वॉर्मिंग कही जाती है। इसमें मदर ड्रोन के जरिए सैकड़ों ड्रोन्स को कंट्रोल किया जाता है। छोटे छोटे सैकड़ों ड्रोन्स कई टारगेट्स पर एक साथ हमला करने में सक्षम होते हैं। ज्यादा संख्या में होने की वजह से एयर डिफेंस या एंटी एयरक्राफ्ट गन इन पर पूरी तरह काबू नहीं पा सकती है। इसीलिए भारतीय सेना भी स्वॉर्म ड्रोन तकनीक पर बेहद तेजी से काम कर रही है। फिलहाल भारतीय सेना कई तरह के ड्रोन्स ऑपरेट कर रही है। अभी हाल ही में लद्दाख में भी देखा गया है कि चीनी सेना के मूवमेंट्स के लिए ड्रोन्स की तैनाती वहां की गई थी। भारतीय सेना में इस वक्त इजराइल से लिए गए कई ड्रोन्स काम कर रहे हैं। इसमें हेरॉन सर्चर, हार्पी और हेरॉप जैसे ड्रोन हैं। इसके साथ ही भारत खुद रुस्तम, घातक और स्विच जैसे ड्रोन सिस्टम पर काम कर रहा है, जो भविष्य में भारतीय सेना का हिस्सा बनने वाले हैं। हालांकि अभी अटैक ड्रोन्स भारत के पास बहुत ज्यादा संख्या में नहीं है। अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन खरीदने की बात चल रही है। इनके सी वेरिएंट गार्जियन ड्रोन्स का इस्तेमाल भारतीय नेवी लीज पर लेकर कर रही है। इसके परिणाम अच्छे आने के बाद ही तीनों सेनाओं के लिए 10-10 प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदने की कोशिश हो रही है। हालांकि अब दुनिया भर की सेनाएं नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन सिस्टम की तरफ बढ़ चुकी हैं। स्वॉर्म ड्रोन तकनीक इसी का हिस्सा है और इसीलिए इसका प्रदर्शन गणतंत्र दिवस समारोह में किया जा रहा है। हालांकि जंग में काम आने वाले स्वॉर्म ड्रोन्स का भी हाल ही में भारतीय सेना ने प्रदर्शन किया था। इसीलिए स्वॉर्म ड्रोन की ये तकनीक भविष्य में किसी भी युद्ध की तस्वीर बदलने की क्षमता रखती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके फेल होने की सूरत में सेना अपने किसी जवान की जान नहीं गंवाएगी, जैसा मैन टू मैन कॉम्बैट में होता है। यानी कुल मिलाकर अगर सेना को भविष्य के युद्ध की तैयारी करनी है तो स्वॉर्म ड्रोन तकनीक में महारत हासिल करनी होगी। बात पद्म पुरस्कारों पर हो रही राजनीति की। वैसे तो ये राजनीति हर साल होती है, लेकिन इस बार के पद्म पुरस्कारों ने कांग्रेस के अंदरूनी उठापटक को फिर से देश के सामने रख दिया है। तो वहीं बुद्धदेव भट्टाचार्य ने भी पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। इस तरह देश के सर्वोच्च सम्मान पर एक बार फिर विवाद छिड़ गया है। पद्म पुरस्कारों की लिस्ट पर हर साल ही विवाद होता है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग तरह का विवाद हो गया है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीएम के वरिष्ठ नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान हुआ, लेकिन शाम होते होते खबर आई कि बुद्धदेव ये पुरस्कार नहीं लेंगे। उनकी तरफ से एक लिखित बयान जारी किया गया। मुझे पद्म भूषण पुरस्कार के बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे किसी ने इसके बारे में नहीं बताया। अगर मुझे पद्म भूषण दिया गया है तो मैं इसे लेने से इनकार करता हूँ। सीपीएम की ओर से जारी एक बयान में भी कहा गया है कि सीपीएम शुरू से ही ऐसे पुरस्कार ठुकराती रही है। उनका कहना है कि हमारा काम लोगों के लिए है, अवार्ड के लिए नहीं। इससे पहले ईएमएस नंबूद्रीपाद ने भी अवार्ड लेने से मना कर दिया था। लेकिन सियासत सिर्फ बुद्धदेव के पुरस्कार पर नहीं हो रही है, बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को मिले पद्म भूषण के पीछे भी सियासत हो रही है। इस पर सबसे पहले कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाए, ट्वीट किया। बुद्धदेव भट्टाचार्य के पद्म भूषण से इनकार वाली खबर को कोट करते हुए जयराम रमेश ने लिखा, ऐसा करना सही था। वो आजाद रहना चाहते हैं, गुलाम नहीं। जाहिर तौर पर ये निशाना गुलाम नबी आजाद पर था, जिन्हें पद्म भूषण देने का ऐलान हुआ है। और जयराम रमेश के इस ट्वीट ने ये भी दिखा दिया कि कांग्रेस के नेता आपस में किस हद तक भिड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने गुलाम नबी आजाद को बधाई दी, जिसमें सबसे पहले शशि थरूर थे, जिन्होंने ट्वीट किया, गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण मिलने पर बधाई। इस तरफ के लोगों की सार्वजनिक सेवा को दूसरी तरफ की सरकार द्वारा पहचान देना अच्छा है। उधर कपिल सिब्बल ने भी गुलाम नबी आजाद को बधाई दी, लिखा, भाईजान मुबारक हो। ये विडंबना है कि कांग्रेस को उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है, जबकि देश सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को पहचान रहा है। लेकिन कांग्रेस के जो नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण दिए जाने पर सवाल उठा रहे हैं, शायद उनके मन में गुलाम नबी की तारीफ में प्रधानमंत्री मोदी के कहे ये शब्द होंगे। पिछले साल राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद के कार्यकाल के आखिरी दिन पीएम मोदी बहुत भावुक हो गए थे। पद, सत्ता,
जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सत्ता में बैठी पार्टी की विचारधारा के धुर विरोधी विपक्ष के एक नेता को ये सम्मान दिया जा रहा हो। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी को साल 1992 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। तब केंद्र में प्रधानमंत्री नरसिंह राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी। देखिए, पश्चिमी यूपी में जाटों को लुभाने के लिए दिल्ली में अमित शाह और 250 से ज्यादा जाट नेताओं की मुलाकात हुई, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के सुप्रीमो जयंत चौधरी को अपने पक्ष में लाने का प्लान बना। लेकिन बीजेपी की इस योजना पर कैसे फिर गया है पानी, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ये पगड़ी आप सबकी तरफ से आदरणीय अमित भाई शाह जी को हम अपने अतिथि के तौर पर उनको प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। अमित शाह के साथ जाट नेताओं की बैठक के बाद जयंत चौधरी को बीजेपी का ऑफर। जयंत चौधरी जी ने एक गलत रास्ता चुना है। यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। इलेक्शन के बाद में संभावनाएं खुली रहती हैं। हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है। हमने जैसे कहा, हम तो चाहते थे कि वो हमारे घर में आए, मगर उन्होंने कोई दूसरा घर चुना है। और बीजेपी के न्योते पर जयंत का जवाब, न्योता मुझे नहीं, उन 700 प्लस किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। जी, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो पूरी भाईचारा आंदोलन हमने चलाया, आज नहीं चलाया। पिछले 8 साल से जैन जी और मैं मिलके भाईचारा आंदोलन चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मतलब साफ जाहिर है कि चौधरी अजीत सिंह के गुजरने के बाद किसान आंदोलन की वजह से पश्चिम यूपी में जयंत चौधरी को जो संजीवनी मिली है, वो उसे हरगिज छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि पश्चिम यूपी में वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी को जयंत की याद क्यों आई। किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट समुदाय बीजेपी से नाराज है। कहा यह जा रहा है कि पश्चिमी यूपी का जाट इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के साथ जा सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ी हुई है। पश्चिमी यूपी के 26 जिलों में कुल 136 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से पिछली बार यानी 2017 में बीजेपी को 109 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 21 सीटें मिली थी। पश्चिमी यूपी की इन्हीं बम्पर सीटों की वजह से बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिली। लेकिन इस बार समीकरण कुछ गड़बड़ाए हुए हैं और इसकी एक बड़ी वजह है किसान आंदोलन और राकेश टिकैत। किसान तो अलग अलग विचारधारा पर अलग अलग जा रहा, सब जगह चले जाएगा जहां उसको जाना हो, ना किसी को बताएगा मैं कहाँ जा रहा। अपनी फसल आधे रेट में बेचकर उसको कहाँ वोट देनी वो सब जानता है, दे लगाओ। और इसी नाराजगी पर डैमेज कंट्रोल के लिए बुधवार को दिल्ली में बीजेपी के नेता सांसद वर्मा के घर पर एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें वेस्टर्न यूपी के 250 से ज्यादा जाट नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक की अगुवाई खुद गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे, जिन पर पश्चिम यूपी में बीजेपी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी है। इस बैठक के बाद ये जताने की कोशिशें हुई कि यूपी की जाट बिरादरी अखिलेश को सीएम बनते नहीं देखना चाहती, इसलिए जयंत को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। इस ऑफर के साथ बीजेपी ने नतीजे आने के बाद नए संभावनाओं के द्वार भी खोल दिए। सभी समाज के लोगों का ये मानना है कि वो जो उन्होंने रास्ता चुना, गलत रास्ता चुना, और अब तो इलेक्शन वो लड़ रहे हैं। आगे देखेंगे क्या संभावनाएं हैं। जयंत चौधरी अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे परिवार से आते हैं, तो अगर उनके गणित सारे पासे ठीक नहीं बैठे तो वो अपने आप आएंगे। ये गठबंधन दिल्ली और लखनऊ का है। आम जनता में जो नीचे हैं वो आपस में गठबंधन नहीं हो सकता। ना कोई भी नहीं चाहता पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। जयंत चौधरी जी को ये कहीं न कहीं संकेत दे रहे हैं कि आपने भूल कर दी है, ऐतिहासिक भूल कर दी है। आपने समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ बहुत बड़ा समझौता कर दिया है। ऐसे में या तो भविष्य में इस भूल को सुधार लेना, नहीं तो आपकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस की वजह पिछले कुछ चुनाव में उन्हें मिला जाटों का साथ हो सकता है। इसकी शुरुआत 2014 से हुई थी,
जब 77% जाट वोट बीजेपी को मिले थे। इसके बाद 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जाटों के 39% वोट मिले और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जाटों के करीब 91% वोट बीजेपी को मिले। पश्चिमी यूपी के 2 बड़े जाट नेता हुए हैं, चौधरी चरण सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत। दोनों पश्चिमी यूपी में किसान एकता और मुस्लिम जाट समीकरणों को साधने में कामयाब रहे, लेकिन 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद यहां समीकरण बदल गए। मुसलमानों और जाटों के बीच गहरी खाई तो हो ही गई, जिसका राजनीतिक फायदा बीजेपी ने उठाया। 2012 में जिस बीजेपी ने 136 में से सिर्फ 20 यानी 15% सीटें जीती थी, उसने 2017 में 136 में से 109 यानी 80% सीटें जीती। इन्हीं जाट वोटों की बदौलत चौधरी अजीत सिंह केंद्र में किंग मेकर बनते थे, लेकिन 2014 में वो खुद बागपत से चुनाव हार गए और 2019 में उनके बेटे भी यहां से चुनाव हारे। अब किसान आंदोलन के बहाने आरएलडी को भी अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पाने की संभावना दिख रही है, इसलिए जयंत ने बीजेपी के ऑफर को ठुकरा दिया। देखिए, जाटलैंड में किसानों को बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए राकेश टिकैत भी डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हैं। बिजनौर में गांव-गांव पहुंचकर किसानों से विपक्ष के उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। राकेश टिकैत हो या फिर पूरी किसान जमात, बीजेपी से क्यों है इस कदर नाराज, ये बड़ा सवाल है। वो मुद्दे और मांगे आखिर क्या है जिसे योगी सरकार या फिर केंद्र सरकार ने पूरा नहीं किया? इसी सवाल पर कल हमारे खास शो इंडिया चाहता है में राकेश टिकैत और उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा के बीच तीखी बातचीत हुई। टिकैत ने चुभने वाले सीधे सवाल किए और उस पर मंत्री जी का जवाब क्या रहा, आपको दिखाते हैं। सुरेश भाई, इसका मतलब आपने किसानों की गन्ने के संबंध में तमाम मांगे आपकी सरकार ने मानी और पूरी की, फिर किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? फिर राकेश टिकैत साहब क्यों नाराज है सरकार से? क्यों उनके पीछे देश का किसान खड़ा हुआ है? सुरेश राणा। सुमित भाई, मैं केवल इतना कहूंगा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी मजबूती के साथ मैं किसान भाइयों का अभिनंदन करना चाहता हूं। पूरी मजबूती के साथ किसान भाई मोदी जी और योगी जी के साथ खड़े हैं, और खड़े इसलिए हैं कि उन्होंने देखा है कि 4-4, 5-5 साल का गन्ना भुगतान नहीं होता था। मैं वैसे ही कह रहा हूं आपको जानकारी के लिए, भाई 21 चीनी मिलें बेच दी बसपा ने, 19 चीनी मिलें बंद कर दी, 12 चीनी मिलें बंद कर दी सपा ने, 30 मिलें बंद कर दी, और राकेश टिकैत जी ने 5 नहीं मिले। क्या सुरेश राणा राष्ट्रीय टीवी पर बैठकर यूपी सरकार के मंत्री गलत बोलेंगे? राकेश टिकैत, आपने सुनी उनकी बातें? मैं ये कह रहा हूं कि सुरेश राणा जी ये बता दें कि इनका पिछले साल का भुगतान हो गया या नहीं हुआ, बस एक ही क्वेश्चन है। इनसे पूछ लो कि जो इन्होंने गन्ना पिछले साल डाला था इनका भुगतान हो गया क्या? सुरेश राणा, भुगतान कर दिया पिछले साल का आपने? अरे अभी नहीं, तो सुना ना, कि 1000 करोड़ रुपए जब्त करके अरे सुन, आप भी क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन क्या है आप पूछो, क्या आप पूछिए, वो जवाब देंगे। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, मुझे हटा दीजिए स्क्रीन से। राकेश टिकैत सवाल पूछेंगे और सुरेश राणा जवाब देंगे। राकेश टिकैत पूछिए। मैं कह रहा कि सुरेश राणा जी से ये पूछ लो कि इन्होंने जो पिछले साल गन्ना डाला था उसका इनको भुगतान हो गया क्या? बस एक ही क्वेश्चन है मेरा, बताइए। अरे सुनिश्चित राकेश भाई, सुनिश्चित आप सब लोगों से बात करिए, और सब लोग बधाई दे रहे हैं योगी जी को कि जो समस्या बरसों से समाधान नहीं हो पाई उस समस्या का समाधान योगी जी ने कर दिया है। और राकेश भाई, आपको तो तारीफ करनी चाहिए योगी जी की, मोदी जी की। भाई खुले मन से तारीफ किया करो मेरे भाई, खुले मन से तारीफ किया करो। आपकी मांग थी चीनी मिल चले। ये सुरेश भाई उनको बोलने देते हैं। सुरेश भाई उनको बोलने देते हैं, वो सियासी आदमी नहीं है सब। राकेश टिकैत आप कुछ पूछ रहे थे, पूछिए। चलो ठीक है भाई। अरे है क्या कि भाई गन्ना मंत्री हैं, अब ये कैसे कहते हैं कि मेरा गन्ने का भुगतान नहीं हुआ? चलो वो हुआ नहीं, आप जैसे इनका गन्ने का इनका खुद का कहा कि जिन्होंने जो गन्ना डाला उसका भुगतान हुआ या नहीं हुआ, वो हुआ नहीं इनका, वो सबको पता है, वहाँ पूरे क्षेत्र को सबको पता है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो, जब गन्ना मंत्री का खुद का ये हाल है और वे मुख्यमंत्री जी पे लेकर जाते हैं, मुख्यमंत्री जी का थोड़ा गन्ना होता है,
चलो कोई बात नहीं, इनकी मजबूरी है अपनी सरकार की बात कहनी, लेकिन हालात ये हैं कि प्रदेश में ठीक नहीं है। बिजली हरियाणा से ज़्यादा रेट है, बिजली के रेट हरियाणा में 15 रुपये हार्स पावर बिजली का रेट है किसान को, यहाँ पे 175 हार्स पावर है, 175। यहाँ पे आलू का किसान पूर्ण रूप से बर्बाद है, जो पूरा आगरा और वहाँ से पूरी बेल्ट है, एमएसपी पे खरीद नहीं होती, ये एक बड़ी समस्या है। और हमको किसी पार्टी से नहीं है, पार्टी अलग चीज होती है, सरकार अलग चीज तो होती है। अगर इतनी समस्याएं हैं, आपको महंगी बिजली मिल रही है, गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है, आलू एमएसपी पर नहीं खरीदा जा रहा है, तो जाहिर तौर पर किसानों के अंदर गुस्सा होगा। और जब गुस्सा होता है, सुरेश राणा, मेरा सवाल आपसे मंत्री होने के नाते, तो बीजेपी को क्यों वोट करेगा किसान, यूपी का किसान चुनावी मौसम में? सुरेश राणा। अच्छा सुमित भाई मुझे 30 सेकंड तो दोगे आप? जी। मैं पूछना चाहता हूं, यदि सरकार बेहतर काम नहीं करती किसी भी फसल को लेकर के, तो किसानों में आक्रोश भी होता है, उस फसल से मोह भंग हो जाता है। जब सपा सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में 20 लाख हेक्टेयर गन्ना था, आज उत्तर प्रदेश में 28 लाख हेक्टेयर गन्ना है। 8 लाख हेक्टेयर बढ़ने का मतलब है कि मोदी योगी सरकार ने किसानों के हित में फैसले किए हैं, नंबर 1। और 8 लाख हेक्टेयर का मतलब समझो आप सुमित भाई, पूरे पंजाब में 80,000 हेक्टेयर गन्ना है, वहां 80,000 हेक्टेयर कुल है, हमने 8 लाख हेक्टेयर गन्ना बढ़ा दिया है। 5 साल के अंदर किसानों ने मोदी योगी पर विश्वास करके 8 लाख हेक्टेयर बढ़ाया, नंबर 1। नंबर 2, 95,000 करोड़ रुपए का भुगतान 5 साल में समाजवादी करती है, और 1,55,000 करोड़ रुपए का भुगतान 5 साल में योगी सरकार करती है। तो मैं कहना चाहता हूं, ठीक है कुछ विषय पर सुझाव होने चाहिए, पर राकेश भाई को भी खुले मन से मोदी जी और योगी जी ने जो काम बेहतरी के लिए किया है उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। तारीफ करने से ऐसा नहीं होता कि जो अच्छे काम राकेश टिकैत साहब तारीफ करेंगे? अरे बड़े मन से मोदी योगी की तारीफ करेंगे? राकेश जी सुनिए क्या कह रहे हैं राणा जी। कह रहे कि तारीफ करने, भाई तारीफ करने का काम होगा तो कर देंगे, तारीफ में कौन सा दिक्कत है। हमने कहा कि जो समझौता वहां पे करा है सरकार, पिछले साल 22 जनवरी को सरकार से बातचीत हुई, और सरकार को 1 साल से ज्यादा होगा, दिल्ली सरकार को हम ढूंढ रहे, दिल्ली सरकार तो हमको मिली नहीं कहीं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार से आ रही है। पटना में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। पत्रकार नगर थाने में खान समेत कई कोचिंग संस्थानों के 6 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस के मुताबिक वीडियो फुटेज और मौके से गिरफ्तार लोगों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। दरअसल रेलवे की परीक्षा में देरी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है, और जिस तरीके से प्रदर्शन बवाल में बदल गया, इसी को लेकर अब एक्शन की तैयारी, भड़काने वालों पर एक्शन शुरू हो गया है। देखिए, पंजाब की अमृतसर सीट से नवजोत सिंह सिद्धू अपनी जीत को लेकर बेफिक्र दिखते हैं, लेकिन क्या उनकी ये बेफिक्री हवा होने वाली है? क्या उनके लिए अमृतसर में मुसीबत पड़ने वाली है? क्योंकि जिस मजीठिया के खिलाफ वो ताल ठोककर राजनीति करते हैं, ड्रग्स केस में फंसे उसी मजीठिया को अकाली दल ने सिद्धू के सामने ही चुनाव में खड़ा कर दिया है। विक्रम सिंह मजीठिया नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ लड़ेंगे इलेक्शन। अकाली दल अध्यक्ष के इस ताजा ऐलान से पंजाब की राजनीति में नई हलचल पैदा हुई है। अमृतसर पूर्व सीट से सिद्धू चुनावी मैदान में है। अब अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया अपनी मजीठा सीट के अलावा अमृतसर पूर्व से भी सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ये ऐलान सुखबीर सिंह बादल ने किया जब वो खुद अमृतसर के इलाके में प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान सुखबीर बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर दोनों को एक ढाबे में खाना खाते भी देखा गया। सुखबीर बादल ने कहा, सिद्धू के अहंकार को जवाब देने के लिए वो मजीठिया को अमृतसर से चुनाव लड़ा रहे हैं। विक्रम सिंह मजीठिया नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ लड़ेंगे इलेक्शन। नवजोत सिंह सिद्धू का हंकार खत्म करने के लिए। क्यों जो पार्टी ने ये फैसला उसका इतना हंकारी हो गया, इसमें मैं आ गई है। जो इंसान में मैं आ जाए उसको मालूम चलेगा कि पंजाब की जनता उसको पसंद नहीं करती। अकाली दल इस फैसले से सिद्धू के लिए अमृतसर पूर्व की लड़ाई को मुश्किल और दिलचस्प बनाना चाहती है। अकाली दल ने ये ऐलान किया। उधर आम आदमी पार्टी इसे सीएम चन्नी का माइंड गेम बता रही है। राघव चड्ढा ने ट्विटर पर लिखा,
चन्नी साहब का मास्टर स्ट्रोक मजीठिया को सिद्धू के खिलाफ खड़ा कर दिया। मजीठिया भी चन्नी साहब का एहसान उतार रहा है। चन्नी साहब ने उसे गिरफ्तार जो नहीं किया। आप तो आग में घी डालने का काम कर रही हैं, लेकिन इस पर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर का भी बयान सामने आया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए सवाल पर उन्होंने ये जवाब दिया। बहुत बहुत मुबारक है, जेल चो लड़ेगा, कोई गल नहीं, जेल चो लड़ ले जो तो मर्जी आ जाए, कोई गल नहीं। असं तो पहले ही वेलकम कर रहे हैं सारे नूं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नवजोत कौर मजीठिया को लेकर जो कह रही हैं, उसके पीछे की वजह है विक्रम सिंह मजीठिया जरूर अकाली दल के बड़े नेता हैं। वो लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन ड्रग्स केस में नाम आने के बाद और ड्रग्स माफियाओं से रिश्ते के आरोपों के बाद लगातार वो निशाने पर आ रही हैं। इस मामले में उनके खिलाफ केस चल रहे हैं। इसी ड्रग्स केस में हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट का विकल्प बाकी है। हाई कोर्ट ने मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए 3 दिनों की मोहलत दी, यानी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। शायद इसी वजह से सिद्धू की पत्नी ने मजीठिया पर जेल से चुनाव लड़ने का तंज कसा है। 2 दिन पहले ही 25 तारीख को पंजाब स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने मजीठिया की तलाश में अमृतसर और मजीठा इलाके में छापेमारी की थी और पार्टी ऑफिस में मौजूद कार्यकर्ताओं से पूछताछ की थी। निश्चित तौर पर मजीठिया कानूनी रूप से मुसीबत में है, लेकिन वो सिद्धू की सियासी मुसीबत भी बढ़ा सकते हैं। मजीठिया के अलावा सुखबीर बादल ने कल अमृतसर में एक दूसरा और बड़ा ऐलान भी किया। वो था उनके पिता और पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के चुनाव लड़ने को लेकर। अच्छा, दूजी गल ते अखीरली सीट लंबी जिथे पार्टी दे सरप्रस्त साहब प्रकाश सिंह जी बादल अगवाई करनगे सी। अकाली दल और पंजाब के दिग्गज नेता प्रकाश सिंह बादल की ये 12वीं चुनावी जंग होगी। बात अब उत्तराखंड की, जहां कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर हरीश रावत की सीट बदल दी है। लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस अपने ही नए सिद्धांत, एक परिवार एक टिकट से भटकती दिखी। पहले यशपाल आर्य के बेटे, इंदिरा हृदयेश के बेटे हरक सिंह रावत की बहू को टिकट दिया गया और अब इस लिस्ट में खुद हरीश रावत भी शामिल हो गए हैं, जिनकी बेटी को टिकट मिला है। सवाल है, परिवारवाद से कब उबर पाएगी कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के लिए उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बड़ी खबर है हरीश रावत को लेकर, जिनकी सीट को बदल दिया गया है। इससे पहले लिस्ट में हरीश रावत को रामनगर सीट से उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन अब रावत लाल कुआं से चुनाव लड़ेंगे। हरीश रावत को अब लाल कुआं सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है और अब रामनगर की सीट से हरीश रावत की जगह पूर्व सांसद महेंद्र पाल सिंह को टिकट मिला है। हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को टिकट दिया गया है। वो हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा कालाडूंगी से महेश शर्मा को टिकट मिला है। सल्ट सीट से पूर्व विधायक रणजीत रावत चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए ओम गोपाल रावत नरेंद्र नगर से चुनाव लड़ेंगे। गौरव चौधरी को डोईवाला से उम्मीदवार बनाया गया है। रवि बहादुर को ज्वालापुर एससी सीट से टिकट मिला है। यशपाल राणा रुड़की से चुनाव लड़ेंगे, तो केसर सिंह नेगी को चौबट्टा खल सीट से टिकट दिया गया है, जो बीजेपी सरकार के मंत्री सतपाल महाराज को चुनौती देंगे। जिस रामनगर सीट से हरीश रावत का नाम हटाया गया है, उसी सीट पर पूर्व विधायक रणजीत रावत भी दावा ठोक रहे थे और वो नाराज भी थे। लेकिन अब नई लिस्ट में पार्टी ने बीच का रास्ता निकाला है और न हरीश रावत न रणजीत रावत बल्कि महेंद्र पाल सिंह को टिकट दिया। रणजीत रावत को सल्ट से टिकट मिल सकता है। इसका इशारा 2 दिन पहले ही हरीश रावत ने दे दिया था। छोटे भाई बड़े भाई से दूर थोड़ी जा सकते हैं। बड़े भाई का प्यार उनको स्वयं मना लेगा और पार्टी ने उनके लिए संभावनाएं छोड़ी। कांग्रेस की अब तक की लिस्ट से जाहिर हो रहा है कि पार्टी ने एक परिवार से एक टिकट देने वाले अपने नियम से लगता है 2 नेताओं को छूट दे दी है, हरीश रावत और यशपाल आर्य। हरीश रावत की बेटी तो यशपाल आर्य के बेटे को टिकट दिया गया है, लेकिन तीसरी लिस्ट जारी होने के बाद भी टिहरी सीट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार तक घोषित नहीं किया है। तो बीजेपी छोड़ कांग्रेस में लौटे हरक सिंह रावत के लिए अब तक टिकट मिलने के ऐलान का इंतजार है।
और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें बिहार से, जहां पटना में छात्रों को भड़काने के आरोप में कार्रवाई अब शुरू हो गई है। पत्रकार नगर थाने में खान सर समेत कई कोचिंग संस्थानों के 6 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक वीडियो फुटेज और मौके से गिरफ्तार लोगों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल रेलवे की परीक्षा को लेकर छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है और ये प्रदर्शन हिंसक रूप लेता हुआ नजर आया और उसके बाद अब इन छात्रों को भड़काने वालों पर भी कार्रवाई करना शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना में छात्रों को भड़काने के आरोप में कार्रवाई शुरू हो गई है। पत्रकार नगर थाने में खान सर समेत कई कोचिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके 6 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रकाश कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रकाश, अब इस मामले में कार्रवाई भी की जा रही है, कई ऐसे शिक्षक हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बिल्कुल, जो 4 लड़के पकड़े गए थे जब दिखना पहाड़ी पर हंगामा हो रहा था और पत्थरबाजी हो रही थी और पुलिस लगातार उन्हें खदेड़ रही थी, तो उस दिन 4 लड़के मौके पर ही पकड़े गए थे और उनसे पुलिस ने पूछताछ की और पूछताछ के क्रम में खान सर का भी नाम आया और दूसरे कोचिंग संस्थान के जो संचालक हैं उन लोगों का भी नाम आया है। तो जाहिर है कि इन लोगों को जब पूछताछ के बाद ही एफआईआर जब की गई है तो उसमें नाम आ गया और खान सर क्योंकि काफी मशहूर हैं और उस इलाके में जहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा था उनका जो कोचिंग संस्थान है उससे काफी करीब है, जिसको लेकर के पहले से ही ये बात बताई जा रही थी कि खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है और ये अफवाह सुबह से ही चलने लगी थी, लेकिन शाम तक ऐसी खबर आ गई कि अब मुकदमा कायम हो गया है। तो जाहिर है कि अब मुश्किल में है खान सर और समेत दूसरे जो कोचिंग संचालक हैं, लेकिन पटना पुलिस अभी कुछ भी सीधे तौर पे कह नहीं। प्रकाश, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह। बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। सबसे पहले किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ रही है? अब खान सर का भी नाम आ रहा है, 6 और टीचरों का नाम आ रहा है, कैसे आपकी जांच आगे बढ़ रही है सर? क्या कुछ जानकारी देंगे इस पर? नहीं, ये सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई करेंगे कि कोई नया एफआईआर या कुछ नई बात नहीं है। जो 24 तारीख को राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर घटना हुई थी उसी को लेकर के उसी दिन जो एफआईआर दर्ज हुई थी और उसमें कुछ वीडियो फुटेज और कुछ जो अभ्यर्थी पकड़े गए थे उनके बयान के आधार पर जो नाम वगैरह आए थे तो वो उसमें शामिल हैं, जिसकी जांच पुलिस कर रही है और उसको बिल्कुल मेरिट पर जांच कर रही है। कोई किसी प्रकार का पूर्वाग्रह या कोई किसी प्रकार का व्यक्तिगत वैमनस्य की बात नहीं है। दूसरी बात यह है, स्पष्ट करना है कि जो जिला प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट है वो सिर्फ विधि व्यवस्था और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है। बाकी जो मेरिट पर बात है कि अभ्यर्थियों की जो मांग है उचित है या नहीं है, इस पर हम लोगों का कोई कमेंट नहीं है। इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो कि उस पर कमेंट करेगा या फिर जो कमेटी बनाया है सुन रहा है अपना सिंह साहब पर निर्णय लेगा। सिंह साहब, खान सर का भी नाम आ रहा है, जिस जगह पर ये प्रदर्शन हो रहा था उसके बहुत पास उनकी कोचिंग थी और बताया ये जा रहा है कि कई और टीचर्स हैं जिनकी वजह से ये एक तरीके से ये पूरा बवाल खड़ा हो गया। नहीं, इसमें जो हम बताए कि जैसा बताया कि कुछ वीडियो फुटेज और कुछ जो अभ्यर्थी वहां पकड़े गए थे पथराव के बाद और आगजनी के बाद, तो उसमें कुछ कोचिंग संस्थान का कुछ लोगों का नाम आया था। तो उसमें कई लोग हैं, किसी व्यक्ति विशेष कोई नहीं, कई लोग थे जिसका कि नाम उसमें जिक्र आया था। तो वो उसका उल्लेख है एफआईआर में और उसको चंद्रशेखर जी कुछ नाम का आप जिक्र करना चाहेंगे क्योंकि अभी तक नामों की पुष्टि नहीं हो सकी है कि एफआईआर में आखिर किन लोगों के नाम है। नाम का जिक्र हम नहीं करना चाहेंगे। कुछ संस्थाओं का नाम आया था और उसमें 2-3 संस्थाओं का नाम आया था। तो वो अपना थाना संबंधित थाना में दर्ज है, संबंधित थाना प्रभारी बता सकते हैं। जी चंद्रशेखर जी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 2 से 3 ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके शिक्षक और हो सकता है उनके उससे जुड़े हुए लोग, सिर्फ 2 से 3 ही हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स? हाँ, 2 से 3 ही हैं अभी तक। और दूसरा हम ये भी क्लैरिफाई करना चाहेंगे आपके माध्यम से, एबीपी न्यूज के माध्यम से, कि सभी कोचिंग संस्थानों के प्रति कोई पूर्वाग्रह हम लोगों का नहीं है। सभी प्रोफेशन है, उनका हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन जिन लोगों का कुछ इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट अगर पाया जाता है तो नियमानुसार जो कार्रवाई होगी पुलिस करेगी, वो नियमानुसार करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी कोचिंग संस्थानों को बदनाम किया जाए या सभी कोचिंग संस्थानों के प्रति हम लोग कोई पूर्वाग्रह रखें। सबका अपना प्रोफेशन है, सभी लोग मेहनत करते हैं और चंद्रशेखर हम लोग सम्मान करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रकाश भी जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं।
जी प्लीज। डीएम साहब, मेरा सवाल ये है कि 24 तारीख से ही लगातार ये हंगामा चल रहा है और इसका कोई खास कोई एक लीडर नहीं था। क्या आपको लगता है कि लड़कों के पीछे कुछ ऐसे लोग थे, या तो कोचिंग संस्थान के लोग या कुछ और लोग थे जो इसको हवा दे रहे थे? अगर लीडरलेस था तो आखिर कौन इसे हवा दे रहा था, जो इतनी संख्या में लोग तोड़फोड़ कर रहे थे और आगजनी कर रहे थे, रेलवे ट्रैक पर जम गए थे? ये कैसे हो रहा था? नहीं, ये जो हम लोग भी पहुंचे थे, हम और एसएसपी पटना भी राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे जब काफी देर हो गई थी, तो कि मामला क्या है उसको देखने के लिए, असेसमेंट करने के लिए। तो हम लोगों का भी जो ऑब्जर्वेशन था यही था कि लीडरलेस आंदोलन था और कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। कुछ लोग 2, 4, 5 लोग बात करते थे तो उनकी बात बाकी लोग नहीं मानते थे। इस प्रकार से काफी देर तक ये सब चला था। तो हम लोगों को भी यही लगा था कि लीडरलेस ये है आंदोलन। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो कुछ अभ्यर्थी पथराव के बाद पकड़े गए और जो कुछ वीडियो फुटेज आए, तो उसके आधार पर कुछ संस्थान, कुछ नाम आए हैं, जिसमें कि ये एक तरह से अभी हम लोगों का जो प्राइमरी रिपोर्ट है उसमें ये आया है कि कुछ लोगों ने इसको उकसाया और उकसाने का प्रयास किया। तो उसकी जांच हम लोग कर रहे हैं और विशुद्ध विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से जांच कर रहे हैं। हम लोग इस मेरिट पर जांच नहीं कर रहे हैं छात्रों की मांग उचित है या नहीं है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को हमसे शेयर करने के लिए। प्रकाश भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। शुक्रिया प्रकाश आपका। फिलहाल तो देखिए, छात्रों को भड़काने के आरोपों पर एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने खान सर से भी बात की है, क्योंकि खान सर को लेकर इस पूरे मामले पर बहुत चर्चा हो रही है। प्रकाश से बातचीत में खान सर ने ऐसे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वो तो छात्रों से शांति की अपील कर रहे थे। आरोपों पर उन्होंने और क्या कुछ कहा है, जरा सुन लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि आपने एक तरह से सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ी थी इसके लिए, चेंज करने के लिए, जो आरआरबी का पैटर्न है या जो एग्जाम्स लिए जा रहे हैं उसको लेकर के मिलियंस व्यूज आते थे, मिलियंस लाइक्स आते थे और समर्थन भी मिलता था। हम लोग ने डिजिटल प्रोटेस्ट कराया था। 8 मिलियन ट्वीट थे ट्विटर पे। उस 8 मिलियन में मेरा एक ही ट्वीट होगा, आपको भी पता है। तो क्या अकेले कोई इंसान, एक ट्वीट ही काफी होता है मिलियंस को आगे करने के? देखिए, अगर आप सच बोलेंगे तो ही आपके साथ लोग आएंगे। आप झूठ बोलकर कितना दिन आगे जा सकते हैं? तो कहीं ना कहीं सच्चाई है, तभी तो 8 मिलियन गया, ये भी सोचिए। लेकिन उसके बाद हमारे चैनल पे यूट्यूब ने वीडियोस डिलीट कर दिए। 1 हफ्ते से मेरे चैनल पे रोक था, हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। तो हमको अगर ये कहेगा कोई, हम 16 जनवरी के बाद वीडियो ही नहीं डाले, मेरा कल का वीडियो डिलीट कर दिया। हम समझा रहे हैं लड़कों को, हम लोग रोक के रखे थे, मत जाओ मत जाओ। लड़का जब वहां पहुंच गया तब हम लोग को पता चला मीडिया के माध्यम से कि लड़का पहुंच गया वहां पर। अब लड़का सब वहां पहुंच गया, पिटा रहा है वहां पर। लेकिन 24 तारीख को आप बता रहे थे कि दोपहर में बच्चे पहुंचे। तो एनटीपीसी पर यहाँ बवाल नहीं है, मीडिया को भी पता नहीं चल पा रहा है और प्रशासन को भी नहीं पता चल पा रहा है। मेन कारण क्या, ये रेलवे के लड़के आरआरबी के साइट पर देख रहे थे कि हमारे लिए कुछ अच्छी खबर होगी। ये रेलवे ने आग में घी कर दिया। 1.5 करोड़ लड़के जो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे थे, इनका एक सिंगल एग्जाम होता है। अचानक दोपहर को 3 बजे जो लड़के एनटीपीसी का अपने हक के लिए सुन रहे थे, वो आरआरबी की साइट खोले थे कि शायद मेरे लिए कुछ बात आएगी। उनकी बात आई नहीं। ये 1.5 करोड़ लड़कों को आरआरबी कर रहा है, तुमसे हम मेंस का एग्जाम लेंगे। तो मेन बवाल ये 1.5 करोड़ लड़कों का है। अच्छा, सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट का रीजन ये है कि इनको अभी ग्रेड डी वाले इस प्रोटेस्ट में नहीं आए थे, केवल एनटीपीसी वाले कर रहे थे। ये घर पे बच्चे आग सेक रहे थे, ठंडे में आग सेक रहे थे। और ये मीडिया को देख रहे थे कि हाँ एनटीपीसी वाला विरोध कर रहा है, एनटीपीसी वाला विरोध कर रहा है। जैसे रिपोर्ट आया कि आरआरबी इनसे कह रहा है कि मेंस एग्जाम लेंगे, वो जो घर में बैठे थे वो मीडिया को देख के चले आए स्टेशन पे। वरना खुद सोचिए कि 2 दिन में कौन सा चल रहा है। 2 दिन से हम तो अपने किसी भी मेरे ऑफिशियल ट्विटर पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पे तो हम एक्टिव ही नहीं रहते हैं, मेरे ऑफिशियल चैनल पे जाएंगे तो उस पे देखिएगा ऐसा कहीं नहीं है। तो देखिए, प्रकाश कुमार ने बात की खान सर से। हालांकि खान सर की इस पर अपनी सफाई है, लेकिन आगे किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ती है, डीएम चंद्रशेखर सिंह से भी हमने बात की, उससे जुड़ा हर अपडेट भी लगातार आप तक आगे पहुंचाते रहेंगे। देखिए, पंजाब में आज से कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव प्रचार का आगाज करने वाले हैं। कांग्रेस के लिए सत्ता बचाने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि खुद सीएम चौतरफा सवालों से घिरे हुए हैं। राहुल गांधी आज अमृतसर और जालंधर के दौरे पर होंगे। पंजाब में कांग्रेस का किला बचेगा या ढह जाएगा, ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि चुनाव से ऐन पहले खुद सीएम चन्नी सवालों में आ गए हैं। चन्नी के रिश्तेदारों पर ईडी की छापेमारी को लेकर पंजाब का सियासी पारा गर्म है और गर्म माहौल में आज राहुल गांधी
पंजाब में चुनावी प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां वो पंजाब के सभी 117 उम्मीदवारों से मुलाकात भी करेंगे। दौरे की शुरुआत अमृतसर में स्वर्ण मंदिर दर्शन से होगी। सबसे पहले सुबह 9 बजे कांग्रेस नेता राहुल गांधी स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकेंगे। सभी 117 उम्मीदवारों के साथ लंगर में शामिल होंगे। इसके बाद 10 बजे अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर में दर्शन करेंगे। दुर्गियाना मंदिर में राहुल के साथ सभी 117 उम्मीदवार भी होंगे। सुबह 11 बजे पार्टी के सभी 117 उम्मीदवारों के साथ भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल जाएंगे। धर्म स्थलों पर मत्था टेकने के बाद राहुल गांधी का कारवां अमृतसर से जालंधर पहुंचेगा, जहां वो वर्चुअल रैली से पंजाब फतेह को संबोधित करेंगे। अनुसूचित जाति बहुल दोआबा इलाके में राहुल गांधी की वर्चुअल रैली है। पंजाब कांग्रेस ने इसके लिए नई सोच, नया पंजाब नारे के साथ पोस्टर भी जारी किया है। राहुल गांधी आए, राहुल गांधी जितनी बार भी आए, लेकिन मुझे लगता है कि पंजाब के लोगों ने कांग्रेस का सच जान लिया है। लेकिन राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत उनके मौजूदा सीएम ही हैं। रिश्तेदारों के घर छापेमारी में करोड़ों की नकदी मिलने के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों के छींटे सीएम चन्नी तक भी पहुंच रहे हैं। मैं पिछले 3 महीने से कह रहा हूं कि जो चन्नी मुख्यमंत्री है, सबसे बड़ा सैंड माफिया वो है, इलीगल सैंड माइनिंग करा रहा है। आज ईडी की रेड होने 10 करोड़ रुपया मिला है। ये तो एक उनके रिश्तेदार पे घर में मिला है। अगर ये सीएम चन्नी के घर पे रेड होती तो 100 करोड़ निकलना था। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पटना में छात्रों को भड़काने के आरोप में अब कार्रवाई शुरू हो गई है। पत्रकार नगर थाने में खान सर समेत कई कोचिंग संस्थानों के 6 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस के अनुसार वीडियो फुटेज और मौके से गिरफ्तार लोगों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई और जांच हो रही है। ऐसे में रेलवे की परीक्षा को लेकर जो छात्रों ने प्रदर्शन किया, हिंसक हुआ और उसके बाद अब कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। छात्रों को जिन्होंने भड़काया, इस पूरे प्रदर्शन के पीछे जिन्होंने भड़काने का, आग लगाने का काम किया, उनके ऊपर अब एक्शन की तैयारी है। तो रेलवे परीक्षा को लेकर बिहार में शुरू हुआ छात्रों का प्रदर्शन सीमा लांघकर यूपी के प्रयागराज पहुंचा, तो यहां पुलिस ने भी सारे कायदे तोड़ डाले। हॉस्टल और लॉज में घुसकर छात्रों को पीटा गया। अब इसको लेकर यूपी की राजनीति भी गर्मा गई है। प्रयागराज में छात्रों के हॉस्टल में बंदूक की बट मारती पुलिस की इन तस्वीरों को सबसे पहले प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था, जिसके बाद योगी सरकार और यूपी पुलिस विपक्ष के निशाने पर है। पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश का युवा जब जब सरकार के समक्ष अपनी परीक्षा, अपनी रोजगार की समस्या को लेकर जाता है, सरकार उनका स्वागत लाठियों से करती है। कल प्रयागराज में एनटीपीसी के रिजल्ट को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार ने उन पर लाठी चार्ज कर दी। कमाल है, कोई बात नहीं, यही युवा, उत्तर प्रदेश का युवा 10 मार्च को बताएगा वोट की चोट क्या होती है और यही भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेगा। दरवाजा तोड़कर पूरी ताकत दिखा रही थी, उस पर पैर मार रहे थे लोग, कूद रहे थे, शीशे तोड़ रहे थे और निकाल कर जिस तरह बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है, ये नृशंस कार्रवाई है और योगी सरकार के कफन में ये आखिरी कील साबित होगी जो छात्रों को उन्होंने जिस ढंग से मारा है। प्रयागराज से इन तस्वीरों के सामने आने के बाद लॉज में घुसकर छात्रों को पीटने वाले 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जिसमें 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल शामिल हैं। इन सब पर गैर जरूरी ताकत का इस्तेमाल करने का आरोप है। एक वीडियो का मैं जिक्र करना चाहूँगा जिसमें कुछ लोग उसको तूल दे रहे हैं कि पुलिस ने ज्यादती की है। तो मैंने इसको जांच किया वीडियो का, तो उसमें कुछ 3 पुलिसकर्मी प्रथम दृष्टया जब वो खोज रहे थे उपद्रवी तत्वों को लॉज में, तो उसमें कुछ इस तरह की क्रिया नज़र आ रही है। उनको ऑन रिकॉर्ड लेके 3 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
दरअसल 24 जनवरी को रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा के नतीजों को लेकर पटना में छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ था, उसी के विरोध में प्रयागराज के छात्र भी सड़कों पर उतरे थे। लेकिन पुलिस को अब इसमें बड़ी साजिश नजर आ रही है। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कन्नलगंज थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई है, जिसमें 3 लोग मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। इनमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 1 फरार है। 3 जो नामजद हैं उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। राजेश सचान जो मुख्य अभियुक्त है, जिसने सोशल मीडिया पे ये उकसाया है, उसको अभी 24 घंटे के अंदर उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। नहीं गिरफ्तारी होने की दशा में उस पर इनाम घोषित करने की कार्रवाई भी की जाएगी पुलिस के द्वारा। इधर बिहार में रेलवे की एनटीपीसी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर जो चिंगारी भड़की थी, वो बुझने का नाम नहीं ले रही। बुधवार को लगातार 3 दिन छात्रों ने ट्रेन को निशाना बनाया। ये बिहार के गया की तस्वीरें हैं, जब छात्रों का गुस्सा इस ट्रेन पर निकला। ट्रेन के कई डिब्बे आग के हवाले कर दिए गए। आग इतनी जबरदस्त लगी कि कई घंटों तक ऐसी ही लपटें उठती रही। यहाँ भड़के छात्रों को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को भी पूरा जोर लगाना पड़ा। सिर्फ आगजनी ही नहीं, गया रेलवे स्टेशन पर जमकर पत्थरबाजी भी हुई। सिर्फ गया ही नहीं, बिहार के दूसरे शहरों में भी रेलवे पर इसी तरह छात्रों का कहर टूटा है। कहीं पटरियां उखाड़ी जा रही हैं, तो कहीं सैकड़ों छात्र ट्रैक पर लेटे हुए हैं। कहीं पुलिस लाठियां बरसा रही है, तो कहीं पुलिस छात्रों को मनाने में लगी है। नाराज छात्रों ने कहीं पुतले जलाए, तो कहीं जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी किए, तो कहीं जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे बुलंद किए। बिहार के जहानाबाद, हाजीपुर, पटना समेत कई शहरों में ये आग इसी तरह लगी हुई है। हम लोग सर इतना दिन से पढ़ाई लिखाई करते हैं, मेहनत करते हैं, माँ बाप का सपना लेकर के पढ़ते हैं। 2019 में वैकेंसी निकलता है और 4 साल बाद नरेंद्र मोदी या तो हमारे रेलवे मंत्री कहते हैं कि एनटीपीसी में 4 को रिजल्ट होगा, 1 लड़का के, और बाकी का नहीं होगा। कोई भी ट्रेन आएगा हम लोग इस रास्ता से जाम कर देंगे। जो अभी प्रेजेंट चल रहा है, इसको 2024 तक एक्सटेंड करने का इनका प्लान है और कुछ नहीं है। और इस रूप में एक बच्चे से मतलब कि धन उगाही करने का ही सिस्टम बना दिया गया है। एक बार रिजल्ट जारी करते हैं आप लोग, मांग तो CBT 2 कैंसिल करना है इनको। दूसरा रिजल्ट जो है वो 20 गुना रिजल्ट जारी करना है। लाइक का जमाना है, उस पर हम लोग को तुरंत पता चला। इस बीच लगातार तीसरे दिन बिहार में छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद रेल मंत्री ने खुद सामने आकर छात्रों से शांति की अपील की है। यही नहीं, रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी के प्रारंभिक परीक्षा के परिणामों की समीक्षा करने और मेंस एग्जाम को स्थगित करने का भी ऐलान किया है। तो देखिए, लेवल 2 की परीक्षा को लेकर ये पूरा बवाल शुरू हुआ, जिसके बाद छात्रों में हिंसा भड़की और हिंसा के बाद क्या कुछ हुआ, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब बिहार पुलिस इस पर कार्रवाई भी कर रही है और किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, इस पर कुछ देर पहले हमने पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह जी से बात भी की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह, बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। सबसे पहले किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ रही है? अब खान सर का भी नाम आ रहा है, 6 और टीचरों का नाम आ रहा है, कैसे आपकी जांच आगे बढ़ रही है सर? क्या कुछ जानकारी देंगे इस पर? नहीं, ये सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई करेंगे कि कोई नया एफआईआर या कुछ नई बात नहीं है। जो 24 तारीख को राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर घटना हुई थी, उसी को लेकर के उसी दिन जो एफआईआर दर्ज हुई थी और उसमें कुछ वीडियो फुटेज और कुछ जो अभ्यर्थी पकड़े गए थे उनके बयान के आधार पर जो नाम वगैरह आए थे, तो वो उसमें शामिल हैं, जिसकी जांच पुलिस कर रही है और उसको बिल्कुल मेरिट पर जांच कर रही है। कोई किसी प्रकार का पूर्वाग्रह या कोई किसी प्रकार का व्यक्तिगत वैमनस्य की बात नहीं है। दूसरी बात ये है, स्पष्ट करना है कि जो जिला प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट है वो सिर्फ विधि व्यवस्था और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है। बाकी जो मेरिट पर बात है कि अभ्यर्थियों की जो मांग है उचित है या नहीं है, इस पर हम लोगों का कोई कमेंट नहीं है। इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है जी, जो कि उस पर कमेंट करेगा या फिर जो कमेटी बनाया है सुन रहा है अपना सिंह साहब पर निर्णय लेगा। सिंह साहब, खान सर का भी नाम आ रहा है। जिस जगह पर ये प्रदर्शन हो रहा था उसके बहुत पास उनकी कोचिंग थी और बताया ये जा रहा है कि कई और टीचर्स हैं जिनकी वजह से ये एक तरीके से ये पूरा बवाल खड़ा हो गया।
नहीं, इसमें जो हम बताए कि जैसा बताया कि कुछ वीडियो फुटेज और कुछ जो अभ्यर्थी वहां पकड़े गए थे पथराव के बाद और आगजनी के बाद, तो उसमें कुछ कोचिंग संस्थान का कुछ लोगों का नाम आया था। तो उसमें कई लोग हैं, किसी व्यक्ति विशेष कोई नहीं, कई लोग थे जिसका कि नाम उसमें जिक्र आया था। तो वो उसका उल्लेख है एफआईआर में। और उसको चंद्रशेखर जी, कुछ नाम का आप जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक नामों की पुष्टि नहीं हो सकी है कि एफआईआर में आखिर किन लोगों के नाम हैं। नाम का जिक्र हम नहीं करना चाहेंगे। कुछ संस्थाओं का नाम आया था और उसमें 2-3 संस्थाओं का नाम आया था। तो वो अपना थाना, संबंधित थाना में दर्ज है, संबंधित थाना प्रभारी बता सकते हैं। जी चंद्रशेखर जी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 2 से 3 ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके शिक्षक और हो सकता है उनके उससे जुड़े हुए लोग, सिर्फ 2 से 3 ही हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स? हाँ, 2 से 3 ही हैं अभी तक। और दूसरा ये हम ये भी क्लैरिफाई करना चाहेंगे आपके माध्यम से, एबीपी न्यूज के माध्यम से, कि सभी कोचिंग संस्थानों के प्रति कोई पूर्वाग्रह हम लोगों का नहीं है। सभी प्रोफेशन है, उनका हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन जिन लोगों का, कुछ इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट अगर पाया जाता है तो नियमानुसार जो कार्रवाई होगी पुलिस करेगी, वो नियमानुसार करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी कोचिंग संस्थानों को बदनाम किया जाए या सभी कोचिंग संस्थानों के प्रति हम लोग कोई पूर्वाग्रह रखें। सबका अपना प्रोफेशन है, सभी लोग मेहनत करते हैं और चंद्रशेखर हम लोग सम्मान करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रकाश भी जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी प्लीज। डीएम साहब, मेरा सवाल ये है कि 24 तारीख से ही लगातार ये हंगामा चल रहा है और इसका कोई खास, कोई एक लीडर नहीं था। क्या आपको लगता है कि लड़कों के पीछे कुछ ऐसे लोग थे, या तो कोचिंग संस्थान के लोग या कुछ और लोग थे जो इसको हवा दे रहे थे? अगर लीडरलेस था तो आखिर कौन इसे हवा दे रहा था, जो इतनी संख्या में लोग तोड़फोड़ कर रहे थे और आगजनी कर रहे थे, रेलवे ट्रैक पर जम गए थे? ये कैसे हो रहा था? नहीं, ये जो हम लोग भी पहुंचे थे, हम और एसएसपी पटना भी राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे जब काफी देर हो गई थी, तो कि मामला क्या है उसको देखने के लिए, असेसमेंट करने के लिए। तो हम लोगों का भी जो ऑब्जर्वेशन था यही था कि लीडरलेस आंदोलन था और कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। कुछ लोग 2-4-5 लोग बात करते थे तो उनकी बात बाकी लोग नहीं मानते थे। इस प्रकार से काफी देर तक ये सब चला था। तो हम लोगों को भी यही लगा था कि लीडरलेस ये है आंदोलन। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो कुछ अभ्यर्थी पथराव के बाद पकड़े गए और जो कुछ वीडियो फुटेज आए, तो उसके आधार पर कुछ संस्थान, कुछ नाम आए हैं जिसमें कि ये एक तरह से अभी हम लोगों का जो प्राइमरी रिपोर्ट है उसमें ये आया है कि कुछ लोगों ने इसको उकसाया और उकसाने का प्रयास किया। तो उसकी जांच हम लोग कर रहे हैं और विशुद्ध विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से जांच कर रहे हैं। हम लोग इस मेरिट पर जांच नहीं कर रहे हैं छात्रों की मांग उचित है या नहीं है। जी सर। तो छात्रों को भड़काने के आरोपों पर एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने खान सर से बातचीत की। प्रकाश से बात में खान सर ने ऐसे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वो तो छात्रों से शांति की अपील कर रहे थे। आरोपों पर उनकी पूरी सफाई सुनिए। कहा जा रहा है कि आपने एक तरह से सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ी थी इसके लिए, चेंज करने के लिए, जो आरआरबी का पैटर्न है या जो एग्जाम्स लिए जा रहे हैं उसको लेकर के मिलियंस व्यूज आते थे, मिलियंस लाइक्स आते थे और समर्थन भी मिलता था। हम लोग ने डिजिटल प्रोटेस्ट कराया था। 8 मिलियन ट्वीट थे ट्विटर पे। उस 8 मिलियन में मेरा एक ही ट्वीट होगा, आपको भी पता है। तो क्या अकेले कोई इंसान, एक ट्वीट ही काफी होता है मिलियंस को आगे करने के? देखिए, अगर आप सच बोलेंगे तो ही आपके साथ लोग आएंगे। आप झूठ बोलकर कितना दिन आगे जा सकते हैं? तो कहीं ना कहीं सच्चाई है, तभी तो 8 मिलियन गया, ये भी सोचिए। लेकिन उसके बाद हमारे चैनल पे यूट्यूब ने वीडियोस डिलीट कर दिए। 1 हफ्ते से मेरे चैनल पे रोक था, हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। तो हमको अगर ये कहेगा कोई, हम 16 जनवरी के बाद वीडियो ही नहीं डाले, मेरा कल का वीडियो डिलीट कर दिया। हम समझा रहे हैं लड़कों को, हम लोग रोक के रखे थे, मत जाओ मत जाओ। लड़का जब वहां पहुंच गया तब हम लोग को पता चला मीडिया के माध्यम से कि लड़का पहुंच गया वहां पर। अब लड़का सब वहां पहुंच गया, पिटा रहा है वहां पे। लेकिन 24 तारीख को आप बता रहे थे कि दोपहर में बच्चे पहुंचे। तो एनटीपीसी पर यहाँ बवाल नहीं है, मीडिया को भी पता नहीं चल पा रहा है और प्रशासन को भी नहीं पता चल पा रहा है। मेन कारण क्या, ये रेलवे के लड़के आरआरबी के साइट पर देख रहे थे कि हमारे लिए कुछ अच्छी खबर होगी। ये रेलवे ने आग में घी कर दिया। 1.5 करोड़ लड़के जो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे थे, इनका एक सिंगल एग्जाम होता है। अचानक दोपहर को 3 बजे जो लड़के एनटीपीसी का अपने हक के लिए सुन रहे थे, वो आरआरबी की साइट खोले थे कि शायद मेरे लिए कुछ बात आएगी। उनकी बात आई नहीं। ये 1.5 करोड़ लड़कों को आरआरबी कर रहा है, तुमसे हम मेंस का एग्जाम लेंगे।
तो मेन बवाल ये 1.5 करोड़ लड़कों का है। अच्छा, सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट का रीजन ये है कि इनको अभी ग्रेड डी वाले इस प्रोटेस्ट में नहीं आए थे, केवल एनटीपीसी वाले कर रहे थे। ये घर पे बच्चे आग सेक रहे थे, ठंडे में आग सेक रहे थे, और ये मीडिया को देख रहे थे कि हाँ एनटीपीसी वाला विरोध कर रहा है, एनटीपीसी वाला विरोध कर रहा है। जैसे रिपोर्ट आया कि आरआरबी इनसे कह रहा है कि मेंस एग्जाम लेंगे, वो जो घर में बैठे थे वो मीडिया को देख के चले आए स्टेशन पे। वरना खुद सोचिए कि 2 दिन में कौन सा चल रहा है। 2 दिन से हम तो अपने किसी भी मेरे ऑफिशियल ट्विटर पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पे तो हम एक्टिव ही नहीं रहते हैं, मेरे ऑफिशियल चैनल पे जाएंगे तो उस पर देखिएगा ऐसा कहीं नहीं है। तो देखिए, अपने ऊपर लगे हुए आरोपों पर यहाँ खान सर सफाई दे रहे थे और कह रहे थे कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।